जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। यूं तो मनुष्य को बाकी जीव जंतुओं से जो एक अनोखी चीज मिली है वो है मुस्कुराहट। इसलिए आपको हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी आपके जीवन में मुस्कुराने की कुछ विशेष वजहें आ जाती हैं, कुछ कारण आ जाते हैं। मेरे पास भी आज ऐसे ही कारण है। हम लोगों ने एक सवा साल पहले जब जम्मू टॉक्स को शुरू किया था तो इसी पंक्ति के साथ में शुरू किया था, यानी कि जियो पॉलिटिक्स जो है वो बेसिकली जम्मू टॉक्स का थ्रस्ट है, उसका एक सार है। और हम जम्बू द्वीप की बात हमेशा लगातार करते हैं। प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी के साथ, दीदी जी के साथ में जब हमने शुरुआत की थी तो विश्व शक्ति के रूप में भारत की संभावनाएं एवं चुनौतियां, इस विषय को लेकर के 7-8 कार्यक्रम किए हम लोगों ने। चीन के ऊपर कितने कार्यक्रम किए आप देख सकते हैं। जब अफगानिस्तान का इशू चल रहा था उसके ऊपर 10 कार्यक्रम हम लोगों ने कर दिए। और 25 दिसंबर के आसपास जो 5 दिन में 25 सत्र, उसकी तो थीम ही ये थी, पुनश्च जम्बूद्वीप आखिर कब मिटेंगी गोरों की खींची लाइनें। और बड़ा अच्छा लगा जब कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक पूजनीय मोहन भागवत जी ने जो एक भाषण दिया और उस भाषण में ये कहा कि अगले 15 साल में भारत का नक्शा बदल जाने वाला है। जी हाँ, उन्होंने अखंड भारत की बात की और अखंड भारत में बताया कि कौन कौन आता है। अफगानिस्तान की बात की, तिब्बत की बात की, नेपाल की बात की, भूटान की बात की, म्यांमार की बात की, इंडोनेशिया तक, यानी कि इन सब की बात। हालांकि हम उससे और ज्यादा बात करते हैं, हम जम्बूद्वीप की बात करते हैं तो जम्बूद्वीप में जो जो आते हैं, हमारा एक कार्यक्रम था, मैं इस कार्यक्रम के साथ में आई बटन में उसका लिंक दूंगा, अखंड भारत हकीकत या फसाना, उसे भी आप सुनिएगा, समझ में आएगा आपको कि क्या वाकई में ये सब चीजें हैं। तो बेसिकली बड़ा अच्छा लगा जब स्वामी रामदेव जी ने कहा था हमारे ही चैनल पे आकर के, और पुनः जम्बूद्वीप वाला जो हमारा एक कॉन्फ्रेंस था शुरुआत में, उसके इनॉग्रल एड्रेस के तौर पे, कि अगले 20 साल में भारत की सांस्कृतिक सीमाओं के साथ साथ में भौगोलिक सीमाओं का विस्तार होना ये तय है। ये तय है, केवल होगा या नहीं होगा या हम इस बारे में आश्वस्त हैं, इसकी संभावना है, ऐसा नहीं। इन लोगों का एक एक शब्द जो है उसे पकड़ना चाहिए। और कहा गया था ये कि ये तय है। इससे पहले 15 अगस्त को जब मोदी जी ने भाषण दिया था, यही समय है, सही समय है, भारत के लिए अनुकूल समय है। कल सरसंघचालक जी ने जो कहा अखंड भारत फिर से साकार होगा और हम अपने जीवन काल में इसे देखेंगे। तो सोच लीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति 80 वर्ष की उम्र में है तो वो ये कहेगा, अगर कभी किसी और से, मैं ये नहीं कह रहा कि मोहन भागवत जी की आयु 80 वर्ष है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी तो आयु 75 वर्ष के आसपास है। और हम ये कह रहे हैं कि अपने जीवन काल में देखेंगे तो केवल मोहन भागवत जी नहीं देखेंगे, नरेंद्र मोदी जी भी अपने जीवन काल में देखेंगे। और नरेंद्र मोदी जी अपने जीवन काल में न केवल देखेंगे बल्कि अपने राजनीतिक काल में इसे करके दिखाएंगे। कैसे करके दिखाएंगे और उसमें हम लोगों का योगदान क्या होगा। जम्मू टॉक्स इस थीम पर लगातार आगे बढ़ रहा है, इसलिए मेरे लिए मुस्कुराने का एक विशेष कारण है कि जिस थीम को लेकर के हम आगे बढ़े थे उस थीम पर मुहर उन लोगों की तरफ से लग रही है जो डिसीजन मेकर्स कहलाते हैं, ओपिनियन मेकर्स कहलाते हैं। और आज बस इतनी है कि एक बार वो भी बोले, जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। आइए स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारी हुई परम आदरणीय परम प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। दीदी प्रणाम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है आज। अच्छी हूँ। और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका क्या पिछले जन्मों का संस्कार था कि आपने जम्बू टॉक के नाम से इस चैनल को शुरू किया। आपसे पहली भेंट फरवरी में हुई, तो कल अचानक जब भागवत जी के उस बयान पे नजर गई, टीवी खोला तो मन गदगद हो गया। तो अब वाकई में। इसकी थोड़ी सी शुरुआत करें। आज जो मैं जी भाषण दे रही हूँ, वक्तव्य दे रही हूँ, इसको इंट्रोडक्टरी वक्तव्य माने, और अपने लोग अगले 4-5 दिन में या हफ्ते, 3-4 हफ्ते में 3-4 भाषण देंगे, स्टेट फॉर्मेशन इन लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी, और कैसे 21वीं सदी में फिर ये सब तेजी से अपने स्थान पर आ रहा है। तो आपने भी स्वामी रामदेव जी का पुण्य स्मरण किया, मुझे भी पुण्य स्मरण करने की बड़ी इच्छा हो रही है। सबसे जी पहले, दुनिया का सबसे बड़ा स्वाभाविक राष्ट्र भारत, ये भाषण मैंने नवंबर 2013, अभी मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं मई 2014,
जी। उसके 6-7 महीने पहले, दिवाली के बाद है, नवंबर 2013 में योग भवन में स्वामी रामदेव जी के मंच पर ये भाषण दिया था। और मंच पर स्वामी जी स्वयं उपस्थित नहीं थे, सुमन बहन जी उपस्थित थी, और उसमें इस विषय को विस्तार से, और आस्था चैनल पर ये भाषण उपलब्ध है, यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, और इसके बाद कई और विषय मैंने रखे थे। और ये सारी शुरुआत हुई थी जब मैं गुणों की तलाश कर रही थी। कहाँ पर? एटलस में। दुनिया भर के हिस्टोरिकल एटलसे छपे हैं। एक मुझे सामने दिखाई दे रहा है मेरे, डीके पब्लिशर का, और बहुत सारे हिस्टोरिकल एटलसे छपे हैं। तो उनमें विस्तार से नक्शों पर दिखाया गया है। तो जब गुणों की तलाश करते करते सेंट्रल एशिया पहुंची, उसके नक्शों को देखा, बाकी चीजें देखी, ग्रेट गेम वगैरह तो पढ़ लिया था 10-15 साल, लेकिन बिना भूगोल के न तो इतिहास समझ सकते हैं, न जी। राजनीति समझ सकते हैं, न मिलिट्री स्ट्रेटेजी समझ सकते हैं, न 19वीं 20वीं शताब्दी में गढ़े हुए गप्पों को समझ सकते हैं, और न ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय में कहाँ से चीजें कैसे पुनः बनेंगी। जी। तो बड़े नक्शों को ढूंढते ढूंढते मैं 2012 सितंबर से स्वामी रामदेव जी के आस्था चैनल पर मैंने बोलना शुरू किया था। ये शायद 2012 नवंबर है या 13 का नवंबर है, मुझे नहीं याद। जी। तो आपके चैनल पर भी आपने विषय दिया था, अखंड भारत हकीकत या फसाना। जी। 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 उस समय भी मैं माथा पकड़ के बैठ गई कि इतना कठिन विषय है, कैसे बोलूं। फिर भगवत कृपा से वो भाषण बहुत सुंदर बना था आपके यहाँ। कैसे बिल्कुल। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मनी के उदय के कारण जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज आए और सिचुएशन आए, इसमें मुस्लिम लीग को तो एक टूल की तरह प्रयोग किया 1946-47 में अंग्रेजों ने। वैसा ही टूल, जैसे टूल की तरह प्रयोग किया गांधी और नेहरू। गांधी, नेहरू और जिन्ना उस जियो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा थे। तो आज इस विषय को शुरू करने में जी। सर्वप्रथम संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी को, और केवल मोहन भागवत जी को नहीं, संघ में सभी निर्णय सामूहिक होते हैं। जी। तो शीर्ष पर बैठे हुए होश बोले जी को, सोनी जी को, सबका मनमोहन वैद्य जी को, डॉक्टर भैया जी कृष्ण जोशी। गोपाल जी को, और ये पूरी जो इनकी टीम है, इसको बहुत 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 बधाई। जब लक्ष्य, मंतव्य और प्रयोजन देशभक्ति होता है, तो खट से ट्रैक बदलने में 1 मिनट का समय नहीं लगता है। बिल्कुल। अभी तक तो अखंड भारत के नक्शे में केवल पाकिस्तान बांग्लादेश था। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लचीलापन है, और इस लचीलेपन के मूल में है प्रचंड देशभक्ति। माँ भारती की उपासना का जो व्रत इसके सदस्यों ने लिया है, वो ये लचीलापन देता है। और एक चीज और है जिसका केवल अभी हिंट देती हूँ, चर्चा विस्तार से करूंगी। जी। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। जम्बू टॉक पर लगातार महाभारत चल रहा है। अभी अभी हम लोगों ने नारद जी का प्रवचन पर विस्तार से पढ़ा है, और अभी राजसूय यज्ञ का प्रसंग उपस्थित हुआ था। तो राजनीति में के जो 6 यंत्र हैं, इसमें कब किस स्टेज पर क्या बोलना, कितना बोलना, कब पीछे हट जाना, कब फोर्सफुली आगे आ जाना, ये कौन कर सकता है? ये वो कर सकते हैं जिनके डीएनए में राजनीति है। जिनके डीएनए में राजनीति है,
राजनीति, पॉलिटिक्स नहीं, वो जी। जो पेशा है स्काउंड्रल्स का वो नहीं, राजनीति, राजा की नीति, राज्य के नीति, किसके लिए? प्रजा के संवर्धन के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए, दुष्टों को, आतताइयों को दंड केवल देने के लिए नहीं, उनके समूल उच्छेदन के लिए, जिनके डीएनए में है, उनको ये पता है। अब एक पुस्तक दिखा रही हूँ, मुझे नहीं पता संघ में भी कितने लोगों को पता है। ये पुस्तक है इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड थॉट एंड कल्चर। इतनी भारी है कि उठाने में भी दिक्कत हो रहा है। ये कम से कम 5 किलो की पुस्तक होगी। ये पुस्तक, इसका इतिहास बताना होगा संघ को समझने के लिए। ये पुस्तक छपी है 1970 में। एडिटर्स का प्रीफेस नोट पर डेट दिया है सितंबर 17, 1970। इसके जो मूल व्यक्ति हैं वो है एकनाथ रानाडे जी। एकनाथ रानाडे जी संघ के प्रचारक हैं, जिन्होंने विवेकानंद केंद्र की स्थापना में जिनकी मुख्य भूमिका है। यहाँ तो एक का नाम देते हैं, भूमिका तो समस्त संघ की है, समस्त देशभक्त भारतीयों की है, लेकिन अभी संघ और अखंड भारत और ये नए नक्शे की हम चर्चा कर। एकनाथ जी रानाडे ने ये इतनी मोटी पुस्तक छपवाई है, और इस छपवाने में the response to the volume was worldwide, and we are fortunate in obtaining cooperation of luminaries of the scholarly world of Europe, America, Soviet Union, and Asia, as well as of eminent scholars from all over India. भारत के जियोपॉलिटिकल क्लेम को जब संघ 1970 में छाप रहा है, तो 1960 में सोचा होगा। तब तो ये इतनी मोटी पुस्तक छपी है जिसको उठाने में हाथ दुखता है। ये 600 नहीं 700 पेज की इस साइज की पुस्तक है ये। तो इस पुस्तक की जो खासियत है, तो उसमें वो किन लोगों से पुस्तक में लिखवा रहा है? यूरोप, अमेरिका, सोवियत यूनियन, एशिया और भारत के विद्वान। इस पुस्तक के शुरुआत में है महाभारत, कृष्ण और अर्जुन, और पीछे जगदम्बा, भगवती, असुर मर्दिनी, दुर्गा जी का मुंह देखिए, और सिंह वाहिनी का सिंह देखिए। ये चीन की दुर्गा जी हैं, कोरिया की दुर्गा जी हैं, मंगोलिया की दुर्गा जी हैं। ये महत्वपूर्ण है कि आपने अपने कवर पेज पर और बैक पेज पर किन चित्रों का चुनाव किया। एक राजसूय यज्ञ संपन्न हो रहा है, और पीछे असुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी, सिंह वाहिनी जगदम्बा को आपने चुना है। अब आगे, ये ऐसा नहीं है कि 2-4 लोगों ने मिलकर पुस्तक लिख लिया। इसका बाकायदा एक बोर्ड बना है, जिसमें मुझे बहुत प्रसन्नता है। श्रेयांश प्रसाद जैन, सीताराम जयपुरिया, हरिशंकर सिंघानिया, लक्ष्मी नारायण बिड़ला। राजस्थानियों का वैश्यों की भूमिका कैसी महत्वपूर्ण है। वैश्यों की भूमिका क्यों? ये वैश्य हैं जो संपूर्ण संसार में संचरण कर रहे हैं निरंतर। एक अन्य प्रसंग आएगा तो हापलान की किताब से मैं बताऊंगी। दक्षिणी ध्रुव के जो नक्शे मिले हैं वो अलग प्रसंग है। उसमें आता है कि ये नक्शे तभी बन सकते हैं जब इस क्षेत्र में लगातार ट्रेड के लिए लोगों का आना जाना है। तो स्वाभाविक है वो ट्रेडर्स इंडियन ओशन में विचरण करने वाले भारतीय वैश्य। तो इसके बाद इस पुस्तक में जो कंटेंट है उसमें 2-4 मैं पढ़ रही हूं।
Indian influence on the geographical names of Southeast Asia. Prehistoric Indian cultures in Soviet Central Asia. इंडिया एंड सोवियत सेंट्रल एशिया, ये जो लेख है इसके लिखने वाले कौन है? डायरेक्टर है कहाँ के? इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ताजिकिस्तान के। फिर एक जगह है सम एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर इन द खरोस्टी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम चाइनीज टर्किस्तान, हिंदू डीटीज इन द सेंट्रल एशिया, इंडिया अ मेजर सोर्स ऑफ सेंट्रल एशियन आर्ट। और आज दो लेख मैंने पढ़ा है। एक लेख है सिद्दीकी का, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द अरब सिविलाइजेशन, ये आपके यहाँ मैं प्रस्तुत करूंगी कुरान की बेअदबी वाले मामले में। और फिर दूसरा है इंडिया इन द आइज ऑफ अर्ली मुस्लिम स्कॉलर्स, गुरु नानक ट्रेवल्स इन द मिडिल ईस्ट। यानी 1970 में जो पुस्तक छपी 1960-50 में कभी सोची गई होगी। और ये सोचने, ऐसी किताबें लिखी जाने में कितना परिश्रम लगता है, क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्किल लगता है। उसमें स्वयं को सांस्कृतिक संगठन कहकर राजनैतिक कर्म करने का कौशल रखने वाले संगठन ने स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 नृत्य, मूर्तियां, स्थापत्य, नाम, भाषा, भूषा, भेषज, संगीत, नृत्य, मुद्रा, व्यापार, अनेकानेक द्वारा बता रहे हैं कि हम कहाँ तक फैले हुए हैं। एकनाथ रानाडे महाराज और उनकी टीम केवल जम्बू द्वीप तक नहीं ठहरी है। कल जो मैंने बताया या आने अभी आपके यहाँ ब्रॉडकास्ट होना बाकी है, सम्राट युधिष्ठिर, जिनकी कहानी हम पढ़ते हैं कि काशी के स्मशान घाट पर क्या क्या था, उन्होंने 7 द्वीपों को शस्त्र बल से जीता, ऐसी उद्घोषणा वेद व्यास जी कर रहे हैं। नारद जी बता रहे हैं किसको? युधिष्ठिर को, राजा हरिश्चंद्र के लिए। मैंने क्या कह दिया? राजा हरिश्चंद्र के लिए ये कहा। तो संपूर्ण धरती, तो मैं देख नहीं पा रही हूं इसमें कई लेख हैं जो यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, इन सब में किस प्रकार भारतीयता के चिन्ह हैं, इतना ये पुस्तक है। तो क्या है? डिप्लोमैटिक स्किल। अब मुझे नहीं पता कि इतना डिप्लोमैटिक स्किल उस समय कॉन्शियस माइंड से किया गया या अनकॉन्शियसली किया। यदि आप जगदम्बा भारत माता की परम सत्ता के हजारों लाखों नाम है, उनको किसी भी नाम से अगर आप निश्चल मन से, निश्चल बुद्धि से उनकी उपासना और भक्ति करते हैं, तो वो स्वयं आपको अपना यंत्र बना लेते हैं, आपसे अनेकानेक कार्य कर लेते हैं। मुझे नहीं पता ये संघ का कॉन्शियस डिसीजन था या संघ का अनकॉन्शियस था, क्योंकि जो मैंने सुना है एकनाथ रानाडे जी का संघ के मूल लोगों से कुछ मतभेद था, उसके बाद सब काम हुआ। क्योंकि मैंने पिछले 30 साल में किसी के श्रीमुख से, रज्जू भैया, सुदर्शन जी, ठेंगड़ी जी, शेषाद्री जी, इन लोग के पास में घंटों घंटों बैठती थी, सिंघल जी, किन्हीं के मुंह से ये वाला सुना। ये किताब तो मैंने यही मंगवाया था, और जब पढ़ा तो मुझे लगा कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ये हमारे आने वाले राजसूय यज्ञ करने वाले नरेंद्र के लिए संघ ने ये पूरा का पूरा काम फैलाया हुआ है। क्योंकि मैं बार बार चिंता करके कहती थी कि अरे जब ये कहेंगे तो कहीं वो जो बिडेन, वो शी जिनपिंग यह ना कहे
कि तुम्हारा जो मातृ संस्था है वो तो अखंड भारत में केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करती है। कल जब भाषण सुना तो तुरंत मोहन भागवत जी का भाषण सुना, तुरंत मुझे इस पुस्तक का स्मरण हो आया और इसको अंदर से निकाल कर मैं लाई कि नहीं भाई, नरेंद्र मोदी जी को लजाने की अब जरूरत नहीं है। चेतन में या अचेतन में, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, संघ के द्वारा बहुत डिप्लोमेटिकली हमारे जियोपॉलिटिकल क्लेम का ये अद्भुत सामग्री इस पुस्तक में उपलब्ध है। इस पुस्तक, इसको उठाना भी भारी का। तो अब आ जाइए हम लोग अपने इस विषय पर। ये जो भारत राष्ट्र में अनेकानेक एलियन स्टेट स्थापित किए गए गोरों के द्वारा, इसका कोई लेना देना हिंदू मुसलमान झंझट में नहीं है। मैंने अपने उस भाषण में हिंदू अखंड भारत हकीकत या फसाना में विस्तार से बताया था, थोड़ा सा बताऊंगी। इसका सीधा सीधा लेना देना 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में या चौथे हिस्से में 1870 के बाद उससे उपजे हुए दोनों सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद आर्टिफिशियल स्टेट फॉर्मेशन और उससे भी उपजे हुए जियोपॉलिटिक्स का मामला है। ये विषय बहुत कठिन है, थोड़े से लोगों के लिए है, ये सबके लिए नहीं है। इसको बहुत सरल करना अनुचित होगा, उचित नहीं होगा विषय के साथ न्याय। तो ये जो जिन्ना को, पाकिस्तान की मांग को और बाकी चीजों को बीच में घुसा देते हैं, भारत माता का खंड हो गया, भारत माता की बाहें कट गई, भारत माता के गले में जंजीर है, ये सब स्टूपिड बातें हैं। राष्ट्र अपनी जगह, एक राष्ट्र एक चैतन्य इकाई है, उसका खंडन विखंडन नहीं होता है। और उस राष्ट्र में बार बार अधर्मी पापी, यहां मैंने एलियन कहा, अधर्मी पापी राज्य सत्ताएं आती रहती हैं उसके विभिन्न क्षेत्रों पर। हम महाभारत पूरा पढ़ रहे हैं और हमारे शास्त्रों में बार बार इसका वर्णन है। तो 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों के द्वारा, या अंग्रेज ना कहे गोरों के द्वारा, बहुत सारे यूरोपियंस आ जाएंगे उसमें, अमेरिकन्स भी आ जाएंगे, जर्मन्स भी आ जाएंगे, फ्रेंच भी आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे। इसलिए वो जम्मू टॉक वाला कॉन्फ्रेंस का नाम था गोरों की खींची लाइन, अंग्रेजों की खींची लाइन है। अभी अंग्रेज अलग हैं, गोरे शब्द अलग है, ईसाई शब्द अलग है, इनका घालमेल नहीं किया जा सकता। तो भारत राष्ट्र हिंदू था, सनातन धर्मी था, सनातन धर्मी है, सनातन धर्मी रहेगा। एक बात, इसके भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अधर्मी पापी राज्य सत्ताएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी। अरे अभी जो बंगाल में हो रहा है, जो केरल में हो रहा है, जो 90 में कश्मीर में हुआ, ये एलियन तो नहीं है, ये मुसलमान सत्ताएं तो नहीं है, केवल मुसलमानों को गाली देने से तो नहीं होगा, लेकिन ये घनघोर पापी, घनघोर अधर्मी, घनघोर अत्याचारी, निकाल के फेंक देने लायक सत्ताएं हैं जो अपनी प्रजा का ऐसा भीषण उत्पीड़न करती हैं। तो ये जो अखंड भारत वाला मामला है, इसमें ये है कि 20वीं शताब्दी में, 19वीं के आखिरी खास करके 20वीं शताब्दी में, 19वीं में कुछ नहीं हुआ, 20वीं शताब्दी के प्रथम 50 के पहले तक, आधे पूर्वार्ध में अनेकानेक एनिमी स्टेट्स क्रिएट किए गए। पहले क्या होता था, अधर्मी पापी स्टेट आते रहते थे। राज्य और राष्ट्र एकदम भिन्न इकाई है। ये उसी प्रकार से है जैसे सरकार कहने में जुडिशरी और संसद को एक मान लो। जुडिशरी अलग है, संसद अलग है, ब्यूरोक्रेसी अलग है, पुलिस बल अलग है, बल कहने में सेना बल अलग है, पुलिस बल अलग है। तो
20वीं शताब्दी में पहली बार बाहरी लोगों के द्वारा यानी गोरों के द्वारा एनिमी स्टेट, शत्रु राज्य, पापी होना पर्याप्त नहीं है, पापी के साथ ये शत्रु राज्य था। जैसे रावण का लंका पर राज्य अधर्मी राज्य है, पापी राज्य है, एनिमी राज्य नहीं। किंतु पाकिस्तान का बनना, बांग्लादेश का बनना, ये एनिमी स्टेट्स का बनना है। नेपाल में एनिमी स्टेट नहीं है, श्रीलंका में एनिमी स्टेट नहीं है, अफगानिस्तान में भी इनिशियली एनिमी स्टेट नहीं था, अभी तक एनिमी स्टेट नहीं है। लेकिन ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला मामला है, ये गोरों के द्वारा एनिमी स्टेट, और भारत के जो अनेकानेक बड़े क्षेत्रों में एलियन दो लोगों के द्वारा, बाहरी लोगों के द्वारा, स्ट्रेंजर्स के द्वारा अधर्मी राज्य की स्थापना हुई। जैसे रूस के द्वारा ये सारे के सारे जो ओएसिस स्टेट थे, कौन से ही पांचों स्थान, ये रूस के द्वारा, इसमें अंग्रेजों की कोई भूमिका नहीं। अंग्रेज जिनको धक्का देके बाहर करना चाहते, लेकिन जैसे ही पहली लड़ाई का सब सुख शुरू हुआ, ये शांत हो गया और कहा अच्छा इतना हिस्सा तुम्हारा है। तो हम लोगों को पहली बात जो ध्यान में रखने की है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, क्योंकि ये एक चैतन्य दिव्य इकाई है जिसमें क्षुद्र मानवीय हस्तक्षेप का कोई लेना देना। इसकी चैतन्यता धूमिल हो सकती है, इसकी चैतन्यता कभी थोड़ी सुप्त हो सकती है, कभी बहुत जागृत हो सकती है, बहुत तेजस्वी हो सकती है, होती रहती है। ऐसा जो कहा है ना, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, वो वाला मामला। अब तो ये 20वीं शताब्दी में ये इंग्लैंड के द्वारा पाकिस्तान बांग्लादेश बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी, पहले इसको जानने की जरूरत है, उसके बाद हम सीधे के सीधे यूरोप। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक्सिस पावर हार गया, जर्मनी, इटली बाद में एलाइड पावर में आ गया, मोटा मोटी जर्मनी हार गया। लेकिन जो विजयी एलाइड पावर हुए, अमेरिका, यूएसए, यूएसएसआर, इंग्लैंड और फ्रांस, तो यूएसएसआर और यूएसए में कोल्ड वॉर छिड़ गया। कोल्ड वॉर के लक्षण प्रथम युद्ध से ही थे, वो कम्युनिज्म के कारण, कि भाई यूएसएसआर को जोड़ तो रहे हैं लेकिन कल ये बड़ा सिर दर्द होगा। तब ये जो नेहरू जी का झुकाव स्टालिन की तरफ था, ये बहुत बड़ा समस्या बन गया जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका और इंग्लैंड की, कि चीन तो पूरी तरह स्टालिन के चंगुल में जा चुका है। अगर भारत का डिप्लोमेटिक झुकाव रूस की तरफ रहा तो एशिया में रूस के वर्चस्व को थामना असंभव हो जाएगा। एक किताब आई है जसवंत सिंह की जिन्ना पर, वो किताब मेरे पास नहीं है। उस किताब के पीछे एपीलॉग में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, जो मैं बात कह रही हूँ वो बात उसमें दिया हुआ है। ऐसी और बहुत जगह है ये डॉक्यूमेंट्स कि अब ये सवाल आया कि एक हिस्से को भारत से बाहर करना है, और भारत से बाहर करके अमेरिका और ब्रिटेन के यानी एलाइड पावर्स के, यानी कि नॉन कम्युनिस्ट ब्लॉक या कैपिटलिस्ट ब्लॉक या यूएसए वाले ब्लॉक के पास रखना है मिलिट्री पर्पज से। तो वह बहुत सारे उसमें बात कही गई। तो एक कहा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को भारत से बाहर, बहुत विस्तार से विवेचना है फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान की। तो कहा कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को अगर बाहर करेंगे तो बात कुछ बनती ही नहीं है, इसमें वो स्ट्रेटेजिक एरिया आ ही नहीं पा रहा है। तो वह मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी बहल हो, जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है उसको निकाल के बाहर करो। तो इसका श्रेय जिन्ना को देना उतनी ही बड़ी मूर्खता है जितना ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का श्रेय केजरीवाल को दे। केजरीवाल टूल है विदेशी शक्तियों के हाथ में नरेंद्र मोदी, भाजपा, हिंदुत्व, भारतीयता की सरकार के काख में
सुई चुभोने का या कांटा चुभोने का काम करने की। ये केजरीवाल की औकात नहीं है, विदेशी ताकतों की औकात है कि किसी को खड़ा करना है। फिलहाल केजरीवाल है, बाद में कोई और होगा, फिर कोई और होगा, कहीं ममता होगी, कहीं ये जो पहले कांग्रेस वाले दुनिया भर के थे, केरल में कुछ कम्युनिस्ट थे, तो ये खड़ा करते रहते हैं। तो पाकिस्तान जो बना और इधर जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र इनको निकाल के गया, उसमें बहुत से क्षेत्र थे जो हिंदू बहुल क्षेत्र, और भारत के भीतर बहुत से मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जो किसी काम के नहीं थे स्ट्रेटेजिकली, तो उससे कोई लेना देना नहीं था। ये पक्ष आरएसएस के अखंड भारत की बहसों से पूरी तरह और बाहर होने का कारण, जितना मैं जानती हूँ अपनी सीमित बुद्धि से, अज्ञान और मूढ़ता है। क्योंकि अगर ये स्ट्रेटेजिक होता, ये डिप्लोमेटिक होता, तो कभी तो कहीं रिफ्लेक्ट कर जाता है। ये चीजें कितनी भी आप छिपाइए, ये सब। तो अब हम लोगों को जो विषय है उस पर आना होगा, स्टेट फॉर्मेशन। अब इसमें जो सबसे क्रूशियल है वो है बिस्मार्क के द्वारा 1870 में जर्मनी का यूनिफिकेशन। या पहले एक बात मैं और कह दूं, ये जो अभी यूक्रेन और सोवियत रूस वाला जो मामला चल रहा है, 21वीं सदी में जो नया जियो पॉलिटिक्स आ रहा है, ये जियो पॉलिटिक्स क्या करेगा? जितने भी आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी, अतः इलीगल नेशन स्टेट बने हैं 1870 के बाद से या थोड़ा उसके पहले से, ये मेल्ट डाउन कर जाएंगे। ये कुसुमलता केडिया का बुद्धि नहीं है। मैं जिस किताब को बहुत दिखाती रहती हूँ, कापलान, रॉबर्ट कापलान वाली जो बहुत सी किताबें दिखाती रहती हूँ, वो किताब अभी मेरे सामने नहीं है, जिसमें ये सब विस्तार से कहा है, इन यूरोप शैडो। इसकी चर्चा मैंने कभी नहीं की है चैनल पर, आज कर पाई तो करूंगी। एशिया स्कॉलड्रॉन, ये मानसून, ये ऐसी बहुत सी पुस्तकें हैं। जैसे एक दो मैं आपको और दिखा दूं, मैं ये पुस्तक बहुत दिखाती हूँ, रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी। उसी प्रकार ये है पावर ऑफ ज्योग्राफी। ऐसी 50 किताबें हैं जो कह रही हैं लेट 20th सेंचुरी में, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, आर्बिट्रेरी, मनमानी, मनमर्जी, आर्बिट्रेरी, आर्टिफिशियल, कृत्रिम, इलीगल, और 3-4 शब्द आएंगे, ये स्टेट क्रिएट किया गया और इसको कहा गया नेशन स्टेट। क्योंकि बिना नेशन के स्टेट का अस्तित्व प्राइमा फेसी इलीगल हो जाता है। तो आर्टिफिशियली नेशन क्रिएट किया गया, क्योंकि स्टेट को जस्टिफाई करना था, पहले जर्मनी को कंटेन करने के लिए, फिर रूस को। तो अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं जर्मनी से। इसका सीधा रिश्ता अखंड भारत से है। अखंड भारत और मुसलमान मुसलमान गाते रहेंगे, कहीं ना पहुंच पाएंगे भाई। अभी तक संघ वाले स्ट्रेटेजिकली कल जो कहे हैं, उसमें अफगानिस्तान ले आए हैं, बर्मा ले आए हैं, मेरा ध्यान जहां तक है तिब्बत छोड़ रखा है, पांचों कजाकिस्तान का क्या भाई, और संपूर्ण साउथ ईस्ट एशिया का क्या भाई। इसका मतलब थोड़ी है कि भारत की सेना जाएगी वहां लड़ाई धाई करेगी और कहेगी क्षेत्र मेरा है। रीजन ऑफ नेशन स्टेट थोड़ी बनाएगी, जो जहां जैसे है वैसे रहेगा, जैसा है वैसे रहेगा। जो होगा वो बहुत ही बारीक फर्क होगा, उस फर्क पर हम बाद में बात करेंगे। तो 1870 में बिस्मार्क जब जर्मनी का यूनिफिकेशन करता है, तो यूरोप का बैलेंस, पावर बैलेंस जो है वो पूरी तरह डगमगा जाता है। अब सेंट्रल यूरोप में एक बहुत बड़ी एंटिटी खड़ी हो जाती है, जर्मनी, जो क्षेत्रफल में और जनसंख्या में इंग्लैंड को, फ्रांस को कहीं कोने में छोड़ती है। स्पेन, पुर्तगाल, सब तो गिनती में ही नहीं है,
और छुटके मुटके जो 50 देश अभी दिखाई दे रहे हैं, कल आया 4 छुटका छुटका देश जो वहां यूक्रेन गया मिलने जेलेंस्की से। तो ये छुटके मुटके देश नहीं, ये जो बड़े देश जो है स्पेन, पोर्चुगाल, फ्रांस, इंग्लैंड, ये जर्मनी के सामने कहीं नहीं थे। और चर्चिल दूसरी लड़ाई में 1870 की बात नहीं कह रहे हैं, 1939 से 1945 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, उसमें 6 करोड़ जर्मन, 6 करोड़ जर्मन, 6 करोड़ जर्मन ऐसे गिन रहा है जैसे 6 करोड़ जर्मन की भीड़ में इंग्लैंड गायब हो जाएगा। बात भी सही थी। हिटलर ने यही कहा था, मैं अपनी पुलिस फोर्स भेजूंगा और इंग्लैंड की सेना को गिरफ्तार करके लाके जर्मनी की जेल में भर दूंगा। 1870 में जर्मनी नाम के देश का पहली बार यूरोप के इतिहास में उदय हुआ है। 1870 के पहले कोई जर्मनी नाम का देश यूरोप में नहीं है। 2 बड़े नाम प्रशिया और ऑस्ट्रिया तो हम जानते हैं। 300 साढ़े 300 छुटके मुटके छुटके मुटके छुटके मुटके नेशन नहीं है, स्टेट नहीं है, गवर्निंग इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, तरह तरह के गवर्नमेंट है, एक प्रकार का गवर्नमेंट भी नहीं है। डचीज है, काउंटीज है, दुनिया भर की चीजें हैं। इनको बिस्मार्क ने इकट्ठा कर दिया और इकट्ठा करने से जो बल बना, 1914 में पहली लड़ाई हो गई। यानी फॉर्मेशन के 50 साल के भीतर लड़ मरा और 1919 में तो जर्मनी हार के उसका विभाजन भी हो गया, ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी। अब जर्मनी कह क्या रहा है, ये अखंड भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1870 में वो कह रहा है कि जहां जहां जर्मन लोग हैं, जर्मन शब्द हुण शब्द का तत्भव है, बिगड़ा हुआ रूप है। तो हुण शब्द का भी बहुत प्रयोग जर्मनी भी कर रहा है, इंग्लैंड भी कर रहा है, फ्रांस भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है। सद्दाम हुसैन तक कह रहा है अरे हुण आ गए। तो ये कह रहे हैं जहां जहां हुण लोग हैं वो सब जर्मनी है, हुण मदरलैंड है। अतः जर्मनी को, अतः हुणों को, अतः जर्मन लोगों को अपने संपूर्ण मदरलैंड में फैलने का अधिकार है। अभी हम अखंड भारत से रिलेटेड बातें ही कर रहे हैं। जो 4 भाषण हम इस विषय पर देंगे तो इनको विस्तार से कहेंगे, क्योंकि 50 साल से तो मैं भी पढ़ लिख रही हूँ। मैंने इंडियन मीडिया में, कहीं पब्लिकेशन में अखंड भारत वाले मामले का इससे जो सीधा रिलेशनशिप है, और अब सोवियत रूस के कारण का ये जो यूक्रेन वाला जो झगड़ा चल रहा है, फिर चीन ताइवान वाला जो झगड़ा चलेगा, इससे अखंड भारत जो निकल के बाहर आएगा, इस पर कहीं कोई 2 लाइन की चर्चा नहीं है। जबकि अंग्रेजी में किताबें भरी पड़ी हैं, भारत में चर्चा। कॉन्स्पिकुअस बाई साइलेंस और कॉन्स्पिकुअस बाई एब्सेंस, जो भी कहा जाए। तो जो पहली लड़ाई होती है, तो पहली लड़ाई में ओटोमन एम्पायर, अब जिनको भूगोल पता है वो अपने दिमाग में खटाखटी रिलेट कर लेंगे, जिनको नहीं पता है और इन विषयों को समझना चाहते हैं वो 2 नक्शे अपने सामने हरदम रखे। यूरेशिया, यूरोप और भारत का एक नेचुरल मैप, जिसमें वो पेड़, पहाड़, जंगल, जमीन, ये सब दिया रहता है, टोपोग्राफी, और एक पॉलिटिकल मैप। और पॉलिटिकल मैप लीजिएगा नए लोग केवल 1945 के बाद का जो यूरोप है उसका, या जो लेटेस्ट यूरोप है। तो ये जो ओटोमन एम्पायर है, ये जाकर जर्मनी से मिल ना जाए, क्योंकि जर्मनी, सोवियत रूस और टर्की की सीमाएं कई जगह आपस में लगती हैं। तो इन तीनों का राग द्वेष लगातार चलता है, कभी इससे ये मिलता है, कभी उससे वो मिलता है, इसके खिलाफ ये 2 ट्रीटी करते हैं, उसके खिलाफ वो 2 ट्रीटी करते हैं। तो ओटोमन्स अपनी न्यूट्रलिटी पर, ओटोमन्स कौन लोग हैं? ओटोमन कहने का कोई अर्थ ही नहीं है। तुर्क लोग, तुर्क लोग कौन है? मियाँ लोग नहीं है, तुर्क लोग भरतवंशी लोग हैं, ये जिनको संस्कृत भाषा में
हजारों जगह तुर्क कह के लिखा गया है। ये जो ओटोमन एम्पायर है, जो टर्की है, जो तुर्किस्तान है, ये मूल तुर्किस्तान नहीं है। मूल तुर्किस्तान सेंट्रल एशिया में है। वहां से आके ये लोग यहाँ बस गए तो अपने नाम पर इन्होंने इसका नाम कर दिया तुर्किस्तान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक इसको तुर्किस्तान कह रहे हैं। अब तुर्किस्तान गायब करके टर्की, न तुर्क समझ में आए और न तुरुस्क समझ में आए। नामों का ये खेल बहुत बदमाशी वाला है, इसलिए हम लोगों को आग्रह रखने चाहिए अपने मूल नामों के स्मरण का। तो टर्की में से इंग्लैंड और फ्रांस ने दुनिया भर के छोटे छोटे स्टेट निकालना शुरू। क्यों निकालना शुरू किया? जर्मनी से जाके मिलना जाए। और ये तुरुस्क लोग, ये ओटोमन लोग बड़े सारे फैले हुए हैं, तो ये कह रहे हैं जी हम तो अपना न्यूट्रल रहेंगे, तुम कौन हो? 1870 में इंग्लैंड की क्या हैसियत है, फ्रांस की क्या हैसियत है, अलग हटो जी, हम अपने जो जी में आएगा वो करेंगे। तो ये लोग कहते हैं, यही भाषा चल रही है। रुक बच्चे, अभी तेरे को बताते हैं। तो जिसको कहते हैं अभी याद आएगा नाम, ये जो यूरोप का नीचे वाला हिस्सा है, साउथ ईस्टर्न यूरोप, ये साउथ ईस्टर्न यूरोप टर्की के कब्जे में, ओटोमन एम्पायर के कब्जे में था। इसमें से 7, 8, 9 देश इन लोगों ने निकाले। ये 19वीं सेंचुरी यूरोप, और इसी प्रकार से स्टेट फॉर्मेशन पर बहुत सी किताबें हैं। यूरोप इन द 18वीं सेंचुरी, तो इस पर हम विस्तार से बोलेंगे क्योंकि इनको जानना बहुत जरूरी है, और ये सब अगले 20-25 साल तक न्यूज में छाए रहेंगे। मेरा नहीं लगता 20-25 साल, 10 से 15 साल, और 10 से 15 साल में चीजें ठीक। तो अब ये किस आधार पर इसके हिस्सों तुर्की से इन हिस्सों को निकालें? तो एक नया कंसेप्ट दिया, नेशन। तो नेशन क्या है? जहां साहब एक भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो नेशन है। अरे तो इंग्लैंड में ही, ग्रेट ब्रिटेन छोड़ दे, ग्रेट तो वही नहीं, ब्रिटेन में 4 हैं, इंग्लैंड है, वो स्कॉटलैंड है, वेल्स है, आयरलैंड है, 4 लैंड है। इंग्लैंड में ही एक भाषा बोलने वाले लोग नहीं। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही एक भाषा बोलने वाले। ये जो यूएसएसआर टूट गया, केवल रूस बचा, इसी में एक भाषा बोलने वाले लोग नहीं। ये चीन जो 5 देशों का समूह है, इसको छोड़ो, एक ही देश ले लो, नन्हा सा, जिसको चीन कहते हैं, उसी में एक दूसरे की भाषा समझने वाले लोग नहीं। लेकिन इन्होंने कहा इनको तो कुछ भी कहना है, तो क्या कहा कि जी एक भाषा बोलने वाले नेशन। तो फिर आया कि भाई इस इलाके में तो बहुत तरह के लोग हैं जो एक ही भाषा बोलते हैं। तो दूसरा कहा जी एक एथनिसिटी वाले लोग एक हैं। अब एक एथनिसिटी वाले तो कई भाषा बोलते हैं। भारत में सब भारतवंशी हैं, इतना विराट क्षेत्र है, अनेकानेक भाषा है। तो फिर कहा जी एक कुनबे वाले लोग, ये कुल ट्राइब्स वाले लोग एक नेशन है। यानी लेट 19वीं सेंचुरी यूरोप में नेशन स्टेट, नेशन है चूंकि, इसलिए इसका एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। अगर नेशन नहीं है तो जो स्टेट है वो स्टेट है, लेकिन एक नेशन अलग है। चूंकि नेशन क्यों बनाना है? इंग्लैंड वालों के लिए चूल्हे में जाए, ओटोमन एम्पायर के मियाँ और क्रिश्चियन लोग, अभी भी देख लीजिए यूक्रेन में स्लाव से लड़ रहा है, ईसाई से लड़ रहा है, और उसमें भी चर्च भी दोनों का एक है, ऑर्थोडॉक्स चर्च, दोनों लड़ रहे हैं, तो चूल्हे में जाएंगे। लेकिन साहब जर्मनी से जाके मिलना जाए तो सब कुछ क्या है? आर्बिट्रेरी, आर्टिफिशियल, एंड देयरफॉर इलीगल। तो बहुत सारा इसको हवा दिया गया, झमेला किया गया, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी एक पुस्तक आई है,
in Europe's shadow, the Cold Wars and a 30-year journey through Romania and beyond. ये सारा झमेला वही है, और अभी जो चल रहा है 10-15 साल में, ये सारे मामले फिर आए। अभी तक मैंने YouTube पर इस विषय पर बात नहीं किया है। तो नेशन को डिफाइन करने की, गलत, नेशन को आर्टिफिशियली क्रिएट करने के लिए बहुत सारे पैमाने, जिसकी जो खोपड़ी में सूझा वो इस 19th सेंचुरी यूरोप में आया। और आने का ये हुआ, बहुत खाली आइडिया से नहीं होता है, आइडिया तो एक उछाला जाता है ज्यादा लोगों को उसके पक्ष में अनुकूल करने के लिए। स्टेट फॉर्मेशन का काम तो थोड़े से लोगों को पैसा दिया, उनके आपसी लड़ाइयों को हवा दिया, उनको एक गढ़ी हुई आइडेंटिटी दिया, कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी, मैनिपुलेटेड आइडेंटिटी, आर्टिफिशियल आइडेंटिटी। उसके बाद आंदोलन करवाया, बहुत सारे षड्यंत्र किए, झंझट किए, कॉन्स्पिरेसीज की। और ऑटोमन एम्पायर का जो यूरोपियन हिस्सा था, उसमें से बहुत से हिस्सों को बाहर, उन्हीं में से नाम है ये रोमानिया, ये बल्गारिया, ये बहुत बार अलग अलग नाम से बने, अलग अलग नाम से बिगड़े। हंगरी आया, चेकोस्लोवाकिया आया। और इनकी किसी भी नेशन स्टेट की बाउंड्री 1880, 1890, ये दोनों किताब 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी, किसी की भी बाउंड्री स्थिर नहीं रही कभी भी। मैं एक यहाँ नक्शा दिखने, अच्छा मैं फिर आपको नक्शे से विस्तार से बाद में बताऊं। इसके बाद यही काम शुरू हुआ पूरे यूरोप में शुरू हुआ। नेशन स्टेट के नाम पर अनेकानेक नेशन आने, लेकिन हुआ क्या, 1870 में जर्मनी खड़ा हुआ, 1914 में विल्हेल्म कैसर जो है उसने युद्ध छेड़ दिया कि हम जर्मन, हम हूँ, लोगों को अपना स्पेस चाहिए, हमको तुमने चारों, ये लैंडलॉक था, बहुत थोड़ा सा हिस्सा जर्मनी का समुद्र से लगा हुआ है, तो हमको चारों तरफ से तुम लोगों ने घेर रखा है। यही प्रॉब्लम रूस की है, जो प्रॉब्लम जर्मनी की थी वही प्रॉब्लम रूस की है। तो हमको चारों तरफ से घेर रखा है, हमको एक्सेस चाहिए, हमको स्पेस चाहिए, हम घिरे हुए हैं, हम एनसर्कल्ड हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, जर्मनी हार तो गया, लेकिन जर्मनी को हराने के लिए अपने आर्क एनिमी सोवियत रूस की मदद लेनी पड़ी, इंग्लैंड को और फ्रांस। और बहुत मना के पटा के कैजोलिंग शब्द आता है, यूएसए को भी शामिल करना पड़ा, यूएसए को शामिल होना पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और जर्मनी हार गया। जर्मनी का हारना और भयंकर विपदा का कारण बन गया यूरोप की। हाँ, ये एक पुस्तक है इनसाइड यूरोप। इस पुस्तक को अगर समझना है कि अगले 10-15 साल में क्या होना पड़ेगा, क्या होने वाला है, तो इस किताब को पढ़िए। ये किताब है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में यूरोप में चल क्या रहा था, वही अब चल रहा है फिर से। तो जब ये जर्मनी हारा, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स इस पर थोपा गया, इसके दो टुकड़े तो हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थोपा गया, तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थोपने के साथ एक और काम किया गया कि साहब ये जर्मनी तो बहुत बड़ा है, इससे निपटना हमारे वश का काम है। तो इसके चारों ओर, जर्मनी के चारों छोटे छोटे देशों की, छोटे छोटे नेशन स्टेट्स की एक माला बना दी जाए। किसने सोचा? इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, यूएसए ने, यूएसएसआर ने। यूएसएसआर ने क्यों सोचा? जर्मनी ने कचूमर निकाला था सोवियत रूस का, पहली लड़ाई में, दूसरी लड़ाई में, और इसके पहले नेपोलियन ने। तो अब छोटे छोटे नेशन स्टेट की माला बना दी जाए,
नेशन स्टेट क्या हुआ? अभी तक तो तुम क्या कह रहे थे? नेशन स्टेट लैंग्वेज के आधार पे है, एथनिसिटी के आधार पर है, कुनबे के आधार पर है, साझा इतिहास के आधार पर है। अब ले असली बात आ गई, जर्मनी दोबारा पावरफुल होकर युद्ध न करे, युद्ध करके सीधे आकर हम पर न टकराए, इसके लिए चारों तरफ छोटे छोटे स्टेट बना दिए जाए। तो बड़े सारे बने, बहुत सारे बिगड़े, विस्तार से बाद में बात करेंगे। आज मेरी तैयारी भी नहीं है उसके लिए, बहुत सारे नाम हैं। तो आर्टिफिशियली, आर्बिट्ररली, इलीगली नेशन स्टेट खड़े कर, कब? 1919 के बाहर। और इसी 1919 के बाद कौन आता है? इसकी सब किताब नहीं है, हाथ में कुछ दिखा रही हूँ। द क्रिएशन ऑफ सऊदी अरेबिया, सन भी देखिए 1914 से 1927, पहली लड़ाई। लेबनान, इसी तरह सब देशों पर पुस्तकें हैं। ये है ईरानियन हिस्ट्री की कंटिन्यूटी पर है, लेकिन ईरान पर भी किताब है, इराक पर भी किताब है। फर्स्ट और ये सब के सब कहाँ से निकले हैं? उसी ओटोमन एम्पायर से निकले हैं। ओटोमन एम्पायर क्या था उस समय? मुसलमानों का खलीफा था। इसी खलीफा बोला हमको खलीफा नहीं रहना है, और गांधी जी कह रहे हैं नहीं नहीं खलीफा रहना है। इसी खलीफात को बढ़ाने के लिए गांधी जी को अंग्रेज ले आए थे, और खलीफात आंदोलन को केवल थोड़ा सा खिलाफत, खलीफात खिलाफत, अब पूरा अर्थ बदल गया। तो ओटोमन एम्पायर से निकला, कौन निकला इसी समय में? यूरोप में दुनिया भर के बनाए गए उसके चारों तरफ, और ओटोमन फिर जाके कहीं जर्मनी से ना मिल जाए। और पहली ही लड़ाई में इंग्लैंड तो पित्ती सा देश है, फ्रांस जो इतना बड़ा देश है उसको जर्मनी एक झपट्टे में कब्जा कर लिया। तो जर्मनी से लड़ाई के लिए टोटल वॉर सप्लाई जो है वो भारत से है। कौन सा भारत? बड़ा वाला भारत, इतना वाला नहीं, इतना वाला भारत। इसमें अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, तिब्बत भी है, सब भारत है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक। तो सप्लाई लाइन बना रहे कहाँ से? अब सुएज कैनाल बन चुका था, तो इंग्लैंड से चले, मेडिटेरियन में घुसे, सुएज कैनाल से उतरे लाल सागर में, और फिर यहाँ भारत में आ गए, जिसको अरब सागर कह रहे हैं, जो वस्तुतः सिंधु नदी पर सिंधु सागर है। तो इस रास्ते को फ्री रखने के लिए अरेबिया में सऊदी अरेबिया हो गया, जैसे मोदी भारत हो जाए, केडिया भारत हो जाए, ये सब तो चाहे थे कि नेहरू भारत हो जाए। वैसे सऊद, और सऊद लोग कौन है? ये जो सऊद लोग हैं ये बहावी को मानते हैं। पैगंबर साहब कह गए कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं आखिरी रसूल हूँ। यहाँ एक बहाव मिस्टर पैदा हुए, बोले मैं भी रसूल हूँ। इस सऊदी सब उस रसूल को मानते हैं। कौन हुए? मुनाफिक हुए। और ये सब भिड़े हुए हैं मक्का मदीना से, सब पैगंबर साहब का निशानी खत्म करने में। तो इनके नाम पर अंग्रेजों ने लाकर, गोरों ने लाकर, मुख्यतः अंग्रेजों ने सऊदी अरेबिया बना दिया, इराक बना दिया, ईरान बना दिया, जोर्डन, 15-16 है ना, 2 यमन है, 2 ओमान है, एक है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, बिंदी जैसे डिप टिप 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 7 को मिला के, मतलब वो 7 नन्हे नन्हे पिन ड्रॉप्स की तरह दुबई उबई सरजा वगैरह को मिला के यूनाइटेड अरब एमिरेट बढ़ गया। इधर कुवैत हो गया, जॉर्डन लेबनान वगैरह हम बता ही चुके हैं, ईरान और ईराक, और टर्की बेचारा फिर अकेले टर्की देश रहे। ये सब तोड़ ताड़ के क्यों खड़ा किया गया? अगर दोबारा लड़ाई होती है तो भारत से जो वॉर, जो आर्मामेंट, केवल आर्मामेंट नहीं है, वॉर सप्लाई, इसीलिए मैं कह रही हूँ वॉर सप्लाई अनइंटरप्टेड इंग्लैंड तक होती रहे। केवल वॉर सप्लाई नहीं, इंडियन आर्मी, हिंदुओं की फौज, ढकने के लिए कह दो भारतीयों की फौज,
भारतीयों की फौज में वहम रहेगा कि मुसलमान भी गए तो थे, सब बिगड़ गए। हम ईरान में, इराक में कहीं लड़ेंगे नहीं, तो हिंदू फौज लड़ी थी, केवल और केवल लड़ी थी। मुसलमान फौज साफ की साफ बिगड़ गई और सब ने दुनिया भर का बंटाधार काम किया। इनमें फौजी अनुशासन होता ही नहीं है। खैर, तो इसके लिए ये 10, 20, 25 कौन से देश बने जो मैंने अभी नाम लिए? ये देश क्या है? आर्टिफिशियल है। इन नेशन स्टेट के लोगों की भाषा एक नहीं है। एक नेशन स्टेट में 3 या 4 भाषा है, 3 या 4 एथनिसिटी है, 3 या 4 फिरका है। अहमदिया भी है, तो शिया भी है, तो सुन्नी भी है, तो कुर्द भी है, तो बहुत सारे हैं। तो न भाषा एक है, न एथनिसिटी एक है, न कुनबा एक है, न कुल एक है, लेकिन स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, जियोपॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है, मिलिट्री रिक्वायरमेंट है। तो आर्टिफिशियल नेशन स्टेट, नेशन तो है ही नहीं, स्टेट के तो खिलाफ है पैगंबर साहब। नेशन की और स्टेट की कोई बात ही नहीं है। बात है बिलीवर्स नॉन बिलीवर्स की, और बिलीवर बन के धोखा दे के बाहर जाने वाले मुनाफिक और मुशरिक की। देश वेश की तो बात ही नहीं है। अरेबिया कोई देश है ऐसा कहीं कुरान में लिखा ही नहीं। उसको, उसके देश में और बहुत से देशों को जोड़ना है या घटाना है, कुरान में कोई चर्चा नहीं है। तो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ये जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, अरे मिडिल ईस्ट किसका मिडिल ईस्ट है भाई? सब इंग्लैंड अपने हिसाब से नाम रख रहा है। अरे रख रहा है, उसका काबिलियत था। आपकी क्या काबिलियत है? आप ये बेवकूफी के विशेषण लगा रखे। एनीवे, ये बने। अब ये जो यूरोप में दुनिया भर के आर्टिफिशियल नेशन स्टेट बने, दुनिया भर के आर्टिफिशियल नेशन स्टेट बने, ये मिडिल ईस्ट में। दुनिया भर के आर्टिफिशियल नेशन स्टेट 20वीं शताब्दी में अफ्रीका में बने। अफ्रीका का आप नक्शा फैलाइए तो लाइन स्ट्रेट स्केल से एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे, फिर यहाँ कोई नदी पहाड़ है तो जरा सा लाइन टेढ़ा, फिर एक लाइन यहाँ, फिर एक लाइन यहाँ। एक आदमी था रोडेशिया, उसके नाम पर बना, उसका नाम नहीं याद आ रहा, मूल नाम क्या। तो इन लोगों ने कागज लिया, कागज पर लाइन खींचा और कहा जी ये देश है, ये नेशन स्टेट है। तो इन आर्टिफिशियल नेशन स्टेट ये सब मेल्ट डाउन कर रहे हैं, सब खत्म हो रहे हैं 10, 20, 25 साल में दुनिया भर से। इन आर्टिफिशियल नेशन स्टेट का परिणाम क्या हुआ? इनका परिणाम ये हुआ कि सब में भीषण मारकाट मच गई। भारत का सब डिफेंस एक्सपेंडिचर पाकिस्तान से लड़ने के लिए, चीन से लड़ने के लिए, क्यों? आधा भारत उठा के चीन को दे दिया। किसने? नेहरू ने। कब? 1947 के बाद। 47 में तो ये माओ कहीं था ही नहीं, मारा मारा फिर रहा था, लड़ फिर रहा था, चीनियों से चीनियों का नरसंहार कर रहा। तो 1947 के बाद नेहरू ने आधा भारत उठा के चीन को दे दिया। तो चीन से निपटने के लिए तो बड़े शांतिवादी हो ना भाई, दुनिया में शांति कायम हो जाएगी कल। ओरिजिनल नेशन स्टेट की लाइनें खिंच जाएं। ये जो रूस और यूक्रेन वाली लड़ाई है, ये रिजल्ट करेगी 21वीं शताब्दी में, अगले 15-20 साल में स्वाभाविक राष्ट्रों की स्वाभाविक लाइनें। और ये स्वाभाविक लाइनें क्या होती है? नक्शों पर खींची नहीं जाती हैं, जगदम्बा ने खींच रखी हैं, नारायण ने खींच रखी हैं। कैसे हैं? पहाड़ है, झील है, रेगिस्तान है, नदियां हैं, दलदल है, समुद्र है, डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स है। ये नेचुरल लाइनें हैं स्वाभाविक राष्ट्रों की। और इन स्वाभाविक राष्ट्रों में अनेकानेक राज्य होते हैं। जैसे भारत में
भगवान बुद्ध के समय 16 महाजनपद है। और महाभारत में वर्णन आता है 225-26 कितने जनपदों का, ये राज्य है। जनपद का मतलब डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जिला नहीं है, राज्य है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। राज्य गवर्निंग बॉडी है। तो गवर्निंग बॉडी का डिमार्केशन का अलग आधार है, पैमाना है, अलग क्राइटेरिया है। अब तो ये अंग्रेज आ गए, उनके किया हुआ उस सबों को न राज्य पता था न गवर्नेंस पता था। एक सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज के चैनल पर यूरोप का एक सीरीज चल रहा है, उसमें ये सारी बातें कही जा रही मेरे द्वारा। तो हुआ क्या, मैंने पहले बताया, यूरोप में पहले बहुत सारे नेशन स्टेट खड़े किए गए ओटोमन एम्पायर को तोड़कर, जिससे कि ये कमजोर हो जाए, जर्मनी से जाकर ना मिल जाए इसके लिए। तो रोमानिया, बल्गारिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, ये दुनिया भर के साउथ ईस्ट यूरोप में देश निकले, जिसको ये यूरोप मानते ही नहीं है, इन सबों को एशियन हुई मानते हैं। दूसरा हिस्सा निकला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, सब तय हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद निकला ये पूरा मिडिल ईस्ट का, ये 25-30 देश, छोटे मोटे देश निकले, दो बताया। तीसरा मैंने अफ्रीका का बताया, इसी प्रकार लैटिन अमेरिका, इसी प्रकार यूएसए। यूएसए स्वयं एक आर्टिफिशियल नेशन स्टेट। ये कौन लोग हैं? ये यूरोप के विभिन्न भाषाई क्षेत्रों से, या विभिन्न नेशन स्टेट से, या विभिन्न एथनिसिटी के लोग विभिन्न विभिन्न कालखंडों में ये गए उस क्षेत्र में जिसको अब यूएसए कहते हैं। वहां पर 11 करोड़ लोग थे, वो मर गए, मार दिए गए बीमारियों से, हथियारों से, उसकी पूरी अलग कथा है। उनके इलाके में कब्जा कर लिया गया, बहुत से इलाकों में कब्जा नहीं हुआ, उन इलाकों में संधि की गई, वो संधि का वॉयलेशन किया, और उन संधियों के वॉयलेशन के मूल नेशन स्टेट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा किए हुए हैं। यूएसए के प्रभाव से मुकदमा हो नहीं रहा है, जैसे कि कांग्रेसियों के प्रभाव से अयोध्या वाला मुकदमा नहीं हो रहा था, और भी बहुत से मुकदमे नहीं हो रहे हैं। वो कारण, मुकदमा रोका कब जाता है, जब पता है हम हार जाए। तो स्वयं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर्टिफिशियल नेशन स्टेट, ध्यान दीजिए, यूएसएसआर आर्टिफिशियल नेशन स्टेट। भाई मूल रूस तो इतना सा है ना, जार ने बढ़ाया, ये खुद लिख रहे हैं ना। सेंट्रल एशिया के ओएसिस स्टेट्स, ओएसिस स्टेट क्या भाई, जहां जहां पानी उपलब्ध है, जहां जहां, तो ओएसिस का मतलब जहां पानी है, नकलिस्तान जिसको पानी है, थोड़ा खेती बाड़ी हो सकता है, 5-7 हजार आदमी वहां रह सकते हैं। ऐसों को एक एक को जार ने कब्जे में लिया। तो जब ये कम्युनिस्ट आए तो बोले ये सब आजाद है, फिर सबों पर बहुत बलपूर्वक कब्जा कर लिया। फिर उसमें से 5 ये 1990 का में निकले, कौन 5 निकले, उसी में से यूक्रेन भी निकला है। तो यूक्रेन को आजकल टीवी वाले बता रहे हैं अखंड रूस बनने जा, ये भैया व्हाट्सएप पर लोग कहें अखंड रूस बनने जा रहा है तो शोभा देता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नेशनल मीडिया, स्टार प्लस, जी, आज तक, एनडीटीवी, कहाँ कहाँ अखंड रूस बन रहा है, अखंड भारत में। अरे रूस इतना बड़ा था ही नहीं, 13वीं 14वीं 15वीं भी नहीं, 16वीं शताब्दी में इसका पहला आदमी आया है, इवान, उसको कहते हैं इवान द टेरेबल, जो इतना भयंकर खूंखार है। इसके बाद अब रूस की कहानी बाद में सुनाएंगे। तो जो मैंने कहा कि जर्मनी वाले झमेले के कारण ओटोमन एम्पायर से साउथ ईस्ट यूरोप में आर्टिफिशियल आर्बिट्रेरी नेशन स्टेट निकाले गए, मिडिल ईस्ट में निकाले गए, अफ्रीका में निकाले गए, लैटिन अमेरिका में निकाले गए। फिर मैं यूएसए पर आई, रूस आर्टिफिशियल नेशन स्टेट, कनाडा आर्टिफिशियल नेशन स्टेट, ये जो चाइना है
पीपुल्स रिपब्लिक, अरे रिपब्लिक नहीं है, पीपुल नहीं है। आप लोग घर के भीतर से चिल्ला रहे हैं, खाने को दे दो, खाने को दे दो, हम महाशक्ति बनेंगे। और मेरा नरेंद्र 2.5 साल जब ट्रेन बंद थी, जब चलना बंद था, कुल बंद था, सबके घर में खाली आटा चावल नहीं पहुंचाया, दाल तेल दवाई, बीमार पड़ गया ले जाके इलाज, सिर पे हाथ। ये विरोधियों ने भगा दिया मेट्रोपॉलिटन सिटीज से, तो सबको ट्रेन चला के घर तक पहुंचाना, खाली पहुंचाना नहीं, उनका भोजन, केवल भोजन नहीं, भाजपा शासित राज्यों में उनका एम्प्लॉयमेंट तक। तो ये पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं है, ये प्रिजन ऑफ नेशन स्टेट है, आर्टिफिशियल स्टेट। ऑस्ट्रेलिया आर्टिफिशियल स्टेट। ये जो 6 का नाम मैंने लिया, एक ब्राजील भी है उसमें, ये सब आर्टिफिशियल नेशन स्टेट, artificially drawn political lines violating geographical boundaries are going to melt in 21st century geopolitics। और इससे निकलेगा अखंड भारत। क्या होगा 21st सेंचुरी में? ये आर्टिफिशियल लाइंस मेल्ट करेंगी और स्वाभाविक लाइन उभरेगी, क्योंकि इन आर्टिफिशियल लाइन के कारण पिछले 100-150 साल में भयंकर मानव का नाश करने वाले फ्लोरा फाउना, धरती, पर्यावरण, पंच महाभूतों को डिस्टर्ब करने वाले हथियार तैयार किए गए। पशुता भी गलत शब्द है, पैशाचिकपन भर गया। भयंकर डिफेंस एक्सपेंडिचर हो रहा है, जिसके कारण डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कर्टेल होता है। शांतिवादियों, आओ इस काम में मेरे नरेंद्र का हाथ बटाओ। जब स्वाभाविक लाइनें होंगी तो ये सब बेमतलब का खून खच्चर फसाद खत्म हो जाएगा। आज का समय हो गया है, मैं कंक्लूड कर देती हूँ आज के भाषण को। ये जो अखंड भारत वाला जो मामला है, ये सहज स्वाभाविक तौर पर उभर कर आ रहा है। कब? अब भागवत जी बोले हैं 15-20 साल हम और कम कर, बहुत जल्दी आ रहा है। क्यों आ रहा है? केवल भारत के लिए नहीं आ रहा है, संपूर्ण विश्व में आर्टिफिशियल लाइनें खींची गई हैं, जो भयंकर रक्तपात, रेप, मतलब कितने प्रकार की हैवानियत का कारण बना हुआ है। तो और ये आर्टिफिशियल लाइनें जो खींची गई, इनका मूल कारण था जर्मनी का यूनिफिकेशन। उसको ये इंग्लैंड और फ्रांस जैसे नन्हे बीजू के हैंडल नहीं कर पाए। दुनिया भर का इन लोगों ने काम किया और ये काम अब जी का बवाल बन गया है इन लोगों के, और इसलिए ये लाइनें रीड्रॉ हो रही हैं और उसमें से अखंड भारत स्वतः निकलेगा। नमस्कार। आपने बता दिया दीदी ठीक तरीके से कि अखंड भारत किन में से निकल के आ रहा है। रशिया के बारे में खास तौर पे जो आपने कहा है कि रशिया क्या था और भारत क्या था। आज हम अपने मानचित्र में बहुत बड़ा रूस एक देखें और उसके बाद में ये अनुमान करें, ये सोचें कि रूस से बड़ा तो दुनिया में कभी कोई रहा नहीं, रशिया से बड़ा कोई रहा नहीं, तो शायद हम लोगों को और कुछ नहीं, जंबू टॉक्स के आपके पुराने जो व्याख्यान है वो एक बार सुन लेने चाहिए, तो और अच्छे से मालूम चलेगा। और अगले 3-4 कार्यक्रम जो आप इसी श्रृंखला की करने वाली हैं, अगर वो किसी ने ठीक तरीके से सुन लिए, समझ लिए, तो भारत की कहानी या भारत की झांकी जो है, वो शोभा यात्रा तो आपके सामने बस साकार होने ही वाली है। बस इतना है कि हमारे साथ में जुड़े रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए, बाकी आपकी आंखें लगातार खुलती चली जाएंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आपको धन्यवाद देता हूँ दीदी, इतने जोरदार और इतने जबरदस्त, इतने काम के, लोगों के काम के नहीं बल्कि भारत के, विश्व के काम के ये व्याख्यान आप दे रही हैं और बहुत कुछ लोगों को इनसे मिल रहा होगा। शायद हो सकता है कि कुछ लोग इन भाषणों को सुनकर द्रवित भी हो जाए, और वो द्रवित उनका होना शायद हमें दिखाई नहीं दे, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे लगता है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी दर्शकों से कहेंगे कि इन भाषणों को, इन व्याख्यानों को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये उसी चीज के लिए है, केवल आपके और हमारे लिए नहीं है।
आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ ठीक काम कर रहे हैं तो हमें सहयोग जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, दीदी प्रणाम।